हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से। मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपके किसी भी एग्जाम में, कोई भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो, उसमें आपके 10 से 15% मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये मैं गारंटेड दे रहा हूँ कि आपके 100% आपके 10% मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। वो डिपेंड करता है, अब मैं आगे बताऊंगा आपको कि आपके कितने परसेंट मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। और इसमें कुछ मैंने ऐसा नहीं बताया कि आपको ये स्टडी करना है तो आपको तो 10% मार्क्स इंक्रीज होंगे। आप सिर्फ ये ट्रिक यूज करना। मैंने नोटिस किया है कि जो ये ट्रिक है ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। इवन 99% लोगों को ये ट्रिक नहीं पता। और मैंने टीचर्स को भी देखा है यूट्यूब पे भी और वैसे भी, वो सब इस ट्रिक से उल्टा बताते हैं कि आपको ये नहीं करना, ये करना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, प्रूव करके दिखाऊंगा मैं कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं बिना स्टडी किए। स्टडी तो आप करोगे ही वैसे, मतलब एग्जाम्स के लिए, बट खाली इस ट्रिक से ही आपके 10% मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये ट्रिक सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में ही चलती है। सो दिस वीडियो इज बाय मी, माय नेम इज रजत शर्मा। सो शुरू करते हैं वीडियो। प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बट आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। सो हमारी ट्रिक है कि आपको कोई भी आपका एग्जाम होता है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, नॉर्मली सभी एग्जाम्स में एमसीक्यू बेस्ड ही रहता है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस को छोड़ दो, आप जितने भी एग्जाम दोगे, ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप सी के, वो एमसीक्यू बेस्ड ही रहेंगे। और जो यूपीएससी या फिर जो स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं, उसमें भी जो प्री होता है वो भी एमसीक्यू बेस्ड होता है। सो इसमें एग्जाम नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो, आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं बताऊंगा कैसे करने हैं, जिससे आपको फायदा ही होगा। अगर आपको कोई जैसे टीचर्स आपको आज तक मिले होंगे जो आपको कहते होंगे कि नहीं, जो क्वेश्चन नहीं है उनको अटेम्प्ट मत करो, नेगेटिव मार्किंग है, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, आपके मार्क्स ज़्यादा ही होंगे। आप इसको वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो आपको कोई क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 100% मार्क्स, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि आपको किस रूल से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। अभी आप मानो या ना मानो, बट आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। एक कंप्लीट वीडियो देख लेना, फिर आप कमेंट करके बता देना कि एक बंदा भी है जिसके मार्क्स ना इंक्रीज हुए हो। अपने घर पे ट्राई करके देख लेना, कोई भी एग्जाम देके। सो बेशक 10 क्वेश्चन का एग्जाम लगा के देख लेना खुद अपने ही घर पे, अपने रूम में बैठ के, उसमें ही आपको पता लग जाएगा। सो प्रूव के लिए पहले मैं आपको ना 4 एमसीक्यू दूंगा, आपको चारों को सोल्व करके देखना। सबसे पहले, जब कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, नॉर्मली उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। नॉर्मली सभी एग्जाम्स में 4 ही ऑप्शन होते हैं। किसी किसी एग्जाम में होता है कि 5 ऑप्शन हो। बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा रहता है कि उसमें 5 ऑप्शन होते हैं। और कुछ स्टेट में ऐसा है, लेकिन नॉर्मली 4 ही क्वेश्चन होते हैं। कोई सेंटर का आप कोई भी एग्जाम फॉर्म फिल कर लो तो उसमें 4 ही ऑप्शन होते हैं। सो उसमें से आप, जैसे 4 ऑप्शन आपके पास ए बी सी और डी, तो आप उन 4 में से किसी, कभी कभी तो क्या होता है कि आप किसी 3 को एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ यार, ना ए ऑप्शन है, ना बी हो सकता, ना सी हो सकता, तो डी ही आंसर है। यानी आपको डायरेक्टली कोई आंसर पता है या तो कि हाँ इसमें से डी ऑप्शन होगा, तो आप डायरेक्ट डी पे टिक करोगे। और या फिर आप किसी 3 को काट दोगे, नहीं भाई ए बी और सी तो मुझे लग नहीं रहा, तो डी ही आंसर होगा अगर ये 3 नहीं है तो। या फिर आप किसी 2 को एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ यार, मुझे लग रहा है ए और सी तो पक्का नहीं है, पर बी और डी में से एक हो सकता है। या फिर आप क्या नाम है, कोई एक तो कर ही सकते हो कि हाँ इनमें से यार ए तो पक्का नहीं है, लेकिन बी सी डी में से एक पक्का होगा। तो आपको या आप 3 एलिमिनेट करो, या आप 2 एलिमिनेट करो, या आप एक एलिमिनेट करो, या आपको एक भी एलिमिनेट ना करो। ए बी सी डी में से आपको कुछ ही नहीं पता कि हाँ इनमें से यार कौन सा नहीं होगा, मेरे को तो चारों में से पता ही नहीं है कुछ। सो पहले हम इस क्वेश्चन से लेके चलते हैं कि अब जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे यहाँ पे बनाया है कि जिसमें ना आप 3 ऑप्शंस को तो बिल्कुल आसानी से एलिमिनेट कर दोगे। जैसे कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एरिट्रिया, तो ये एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, आपको उसकी कैपिटल बतानी है। अब आप में से शायद बहुत लोगों को उसकी कैपिटल पता ही नहीं होगी, 99% को तो पता ही नहीं होगी, लेकिन आप तब भी इसका आंसर कर दोगे। कैसे कर दोगे? आपको पता है कि वाशिंगटन डीसी, न्यू दिल्ली और लंदन, ये तो हो नहीं सकती तीनों। बहुत फेमस सिटीज़ हैं, आपको पता ही होगा ये कहाँ की है। ये यूएस की कैपिटल है, ये अपने इंडिया की है, और ये लंदन की है। तो एक ही ऑप्शन बचा, असमारा। इससे हमें एक बात पता लगी कि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड है। कभी कभी ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं, और जो नॉर्मली एग्जाम में रहते हैं कि ऑप्शन ही ऐसे रहते हैं जो हार्ड बनाते हैं। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन को करने का मेन
उद्देश्य ये था कि हम जब कभी कभी तो ऐसा होता है हम तीन ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी बाहर कर सकते हैं कि हाँ यार ये तीन ऑप्शंस तो होंगे नहीं, एक ही ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे हमें अपना आंसर मिल जाएगा। मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर आपको आवाज़ क्लियर ना आए तो उसके लिए सॉरी। सो इसका आंसर आ गया असमारा। अब अब हमने एक ऐसा क्वेश्चन डाला है जिसमें दो ऑप्शन को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये किस आर्टिकल में आता है? पॉलिटी में आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, आपको पता है कि इसमें से दो ऑप्शंस तो आपने बिल्कुल लग रहा है कि हाँ यार ये नहीं हो सकते, जैसे 224 और 312। आपको पता होगा जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो 12 से 35 के बीच में ही आते हैं। वैसे भी नहीं भी पता हो तो इतना तो पता है यार ये 18, 19, 20, 21 इनके आसपास ही रहते हैं मेन से जो आर्टिकल है। तो आप इन दो में कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जैक्ट जिसको पता हो वो तो ऑफकोर्स है, उसको तो पता ही है। नहीं पता तो आप दो में कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे आपने आसानी से दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये एलिमिनेट, तीन एलिमिनेट करते हैं या फिर दो एलिमिनेट करना है या एक एलिमिनेट करना। सो इसका आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, आर्टिकल 19(1)(a). अब वन ऑप्शन एलिमिनेट वाले। अब ये क्वेश्चन है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे देश के कौन से में राष्ट्रपति है, कौन से में नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, कौन से नंबर के। सो इसमें से ऑप्शंस को देख के आपको बिल्कुल देखने से ही पता लग रहा है यार ये तो नहीं होगा सेकंड, क्योंकि सेकंड प्राइम मिनिस्टर तो होंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। हमें क्या नाम है, इंडिपेंडेंस के 70 साल से ऊपर हो गए हैं, तो सेकंड नंबर पे तो होने से रहे। इनमें से कोई एक होगा 14, 16, 17। जिसको डायरेक्ट पता है उसको तो पता ही है कि ऑप्शन सेकंड है। जिसको नहीं पता है लेकिन वो तीन में ऑप्शंस में कंफ्यूज था, यानी हम एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाए लेकिन बाकी का नहीं। तो इसका आंसर हो गया 14th। अब मान लो कोई एक मैंने ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जिसमें आपको पता ही नहीं है। नॉर्मली पेपर में यही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस यही आते हैं कि जो चारों ऑप्शंस में आप कंफ्यूज रहते हो चारों में ही। अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया, तो स्टडी किया तो आपको पता ही होगा ये है, बट अगर जिसको कुछ नहीं पता वो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे ये है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो 2011 की जनगणना थी, उसमें इन चार शहरों में से सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी थी। सिर्फ इन चार शहरों में से बात कर रहा हूं, अदरवाइज तो दिल्ली की सबसे ज्यादा थी, बट सिर्फ इन चार शहरों में से। तो यहां पे बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसको पता होगा तो ठीक है, जिसको नहीं पता होगा तो यहां पे आंसर है अहमदाबाद। बहुत सारे लोगों को कोलकाता लग रहा होगा, चेन्नई लग रहा होगा, पर अहमदाबाद इसका आंसर है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा अहमदाबाद की थी, ये हमारा राइट आंसर। अब यहां से हमें एक बात पता लगी कि अगर हमें कोई भी जो ऑप्शन है, अगर हमें पता ही नहीं है कि इन चारों में से क्या ऑप्शन हो सकता है, तो हमारे क्वेश्चन के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 25% है। ये तो बेसिक मैथ है। अगर मैं चार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन चार में से एक, चार ही ऑप्शन है, तो ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कोई एक तो सही होगा, यानी 25%। 1/4 डायरेक्टली 25% तो प्रोबेबिलिटी है कि हाँ, अगर मुझे एक भी ऑप्शन नहीं पता चार में से, तो 25% क्वेश्चन तो मेरे तब भी ठीक हो जाएंगे। 100 में चार में से एक तो हो जाएगा, 8 में से 2, 12 में से 3, ऐसे 100 में से 25। अब अगर मुझे पता है कि अगर मैं एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूं, एलिमिनेट का मतलब कि हाँ यार ये वाला तो नहीं होगा, तो बचे तीन ऑप्शन, तो तीन में से एक के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी है, तो यानी 33%, अप्रोक्स 33। तो 33% है कि हाँ 33% क्वेश्चंस तो मेरे हो जाएंगे अगर मैं सभी क्वेश्चंस में से एक एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दूं कि हाँ ये वाला तो हो नहीं सकता। जैसे ए बी सी डी है तो बी वाला तो होगा नहीं, ए सी डी में से निकालना है, तो ऑब्वियस ही बात है तीन क्वेश्चन करूंगा एक तो सही हो ही जाएगा, या ए वाला या सी वाला या डी वाला। सेम है जब मैं दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूं, जब मैं दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूं तो यानी मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, उस दो में से एक सही होगा एक गलत होगा, तो 50% की प्रोबेबिलिटी होगी। 50-50 हो गया ना, मेरे पास दो चार ऑप्शन थे, दो निकल गए, बचे दो, तो ऐसे तो मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो उसमें से 50 सही होंगे। ये बिल्कुल बेसिक मैथ है। और अगर मैं तीन ऑप्शंस का एलिमिनेट कर रहा हूं, यानी चौथा तो ऑप्शन है ही है, फिर ऑफकोर्स है तीन नहीं है तो चौथा एक ही ऑप्शन बचा, तो मेरा पेपर 100% हो जाएगा, यानी मेरे 100% क्वेश्चन सही होंगे। अब हमारी ट्रिक क्या है वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया, थोड़ा बेसिक मैथ ध्यान से समझना कि अगर तीन क्वेश्चन मैंने एलिमिनेट कर दिए, तीन ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए, तो पेपर में मेरे 100% मार्क्स आएंगे। 100 क्वेश्चन थे, 100 के 100 मैंने अटेम्प्ट कर दिए, और तीन उसमें से हर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं कि हर क्वेश्चन के आपने तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। मान के चल लो, एक एग्जांपल ले रहा हूं,
तो आपको डायरेक्ट पता होगा कि फोर्थ ऑप्शन है, यही आंसर है, तो आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, हमारे आंसर के सही होने के जो चांसेस हैं वो 50% है। तो मान के चलो 100 क्वेश्चंस का पेपर था, मैंने 100 के 100 अटैम्प्ट किए। अब उसमें से मैंने दो दो ऑप्शन सबके निकाल दिए कि हाँ मुझे पता था कि दो ऑप्शन तो सही नहीं है, तो हर क्वेश्चन में मान के चलो दो ही ऑप्शन बचे। तो 50% का मतलब ये है कि उसमें से 50 क्वेश्चन तो डायरेक्ट सही होंगे और 50 क्वेश्चन गलत होंगे। अब सही होने के मार्क्स मिलते हैं 1 और गलत होने के कटते हैं 0.25 यानी 1/4। एसएससी में मान लो के चलो कि सही होने के मिलते हैं 2 मार्क्स और कटते हैं 0.50 मार्क्स, तो बात एक ही है, 1/4 है। तो 1 मार्क्स करेक्ट के मिल रहे हैं और इनकरेक्ट के 0.25 डिडक्ट होते हैं। तो सही जो मेरे क्वेश्चन सही हुए तो उसके मुझे 50 मार्क्स मिल गए और जो डिडक्ट होने थे वो 12.5, तो मेरे को नेट मार्क्स मिले 37.5। बेसिक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मान के चलो कि मैं एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर पाया, कि जैसे 4 ऑप्शन थे उनमें से यार ये वाला तो हो नहीं सकता, बाकी 3 में से कोई भी आंसर होगा, तो मेरे राइट आंसर के चांसेस हैं 33%। तो अगर मैंने टोटल 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए 100 मार्क्स के पेपर में, तो 33 क्वेश्चन तो उसमें सही होंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। ऐसा हो सकता है ज़्यादा सही हो और ऐसा भी हो सकता है कम हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी चल रही है यहाँ पे कि हाँ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके 33 क्वेश्चंस तो सही होंगे ही और 67 है वो रॉन्ग होंगे। जो सही होंगे उनके लिए 1 मार्क्स मिलेगा। 33 को 1 मार्क्स मिलेंगे तो यहाँ पे 33 हो जाएगा, 37 थोड़ा रॉन्ग लिखा है। तो आपके 33 मार्क्स तो डायरेक्ट मिल गए जो आपके सही हो गए क्वेश्चन। अब 67 क्वेश्चन है वो गलत हो गए आपके, हर क्वेश्चन के लिए आपका 0.25 मार्क डिडक्ट हुए, तो टोटल डिडक्ट हो गए 16.75। तो ये मार्क्स गोट है मिले हैं तो ये डिडक्ट होंगे, तो अप्रोक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, अप्रोक्स लगा लेते हैं कि 17 मार्क्स आ जाएंगे, 17 या 16 मार्क्स आ जाएंगे हमारे टोटल 100 में से। ये मैं तब बात कर रहा हूं जब आप 100 क्वेश्चन हैं, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता, मान के चलो 2 मिनट के लिए समझ लेना इस बात को कि आप लेकिन हर क्वेश्चन में से एक ऑप्शन जरूर एलिमिनेट कर देते हो, तब भी अगर आप क्या नाम है कोई भी ऑप्शन लगा दोगे, तब की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी ऑप्शन पर टिक कर दोगे तो आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट, अगर मान के चलो आप पेपर में गए आपको कुछ नहीं आता, 100 के 100 क्वेश्चन में से कुछ नहीं आता और नेगेटिव मार्क, ये सब उसकी बात कर रहा हूं मैं जिन पेपरों में नेगेटिव मार्किंग है, जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऑब्वियस सी बात है उसमें तो आप 100 के 100 ही अटैम्प्ट करोगे। तो आपने 100 थे, 100 के 100 अटैम्प्ट कर दिए। अब ऑब्वियस सी बात है प्रोबेबिलिटी है 25% की, यानी 4 में से एक क्वेश्चन तो सही होगा ही क्योंकि 4 ही ऑप्शन है। अगर आप कोई भी मार्क कर दोगे तो जो करेक्ट आंसर है वो मान के चलिए 25 हो गए हमारे, वही 25% के हिसाब से, और जो 75 क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट हो गए। जो करेक्ट क्वेश्चन को 1 मार्क्स मिला तो 25 मार्क्स हो गए और इनकरेक्ट के लिए 0.25 डिडक्ट हुए तो वो 18.75 मार्क्स हो गए। तो इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 6.25 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी बंदे को, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो और वो भी कोई ऐसा एग्जाम देने जा रहा है 100 क्वेश्चन का, उसको कुछ नहीं आता, बस उसको टिक पता है कि टिक करना है या कंप्यूटर में क्लिक करना है, तब भी उसके इतने मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। उसको कुछ नहीं पता था, उसने रैंडमली सब पे ए लगा दिया या सब पे बी लगा दिया, तब भी उसके इतने मार्क्स आएंगे। इस बात को ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट मैं स्लाइड में बताऊंगा आपको कि इसका फायदा क्या हुआ हमारा। अब लेते हैं हम प्रैक्टिकल सिचुएशन, यानी हमारी लाइफ में क्या होता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं तब क्या होता है। मैं मान के चल रहा हूं आप में से कोई है, उस 100 मार्क्स का एग्जाम है, अब उसने 72 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए, उसको आते थे, मान के चल रहे हैं कि 72 उसको आते थे और सही आते थे सब, कि उसको 72 मार्क्स मिल गए और बाकी के 28 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए। तो उसने 72 अटेम्प्ट किए और 72 के उसको मार्क्स मिल गए, और बाकी क्यों छोड़े? क्योंकि हमेशा टीचर भी यही कहते हैं कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उसको छोड़ दो, नहीं तो आपके मार्क्स फिर नेगेटिव मार्किंग चले हो जाएंगे और डिडक्ट हो जाएंगे क्वेश्चंस, मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो बंदे के 72 मार्क्स आ गए, आपके मान लो 72 मार्क्स आ गए आपके। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 28 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको बिल्कुल नहीं आते थे, या उसमें से आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, सब छोड़ दो, लेकिन आपको 72 पक्का आते थे, आपको पूरे मार्क्स आ गए, और बाकी के 28 आपने बिल्कुल छोड़ दिए। क्योंकि टीचर्स या सभी ये कहते हैं अगर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है उसको कभी अटेम्प्ट मत करना। अब मैं दिखाता हूं कि आपके यहाँ पे मार्क्स और कैसे आ सकते थे जब आपको एक भी क्वेश्चन ना आता हो, बिल्कुल उसके बारे में पता भी ना हो, तब भी आपके मार्क्स कैसे इंक्रीज हो सकते थे। देखो टोटल बचे 28 क्वेश्चंस, मैं मान के चल रहा हूं आपने सब पे ए लिख दिया, ए या फिर बी कुछ भी ऐसे ही रैंडमली,
तो ऑब्वियसली बात है 25% क्वेश्चन तो उसमें सही होंगे ही और 75% रॉन्ग होंगे, है ना। ए बी सी डी 4 ही ऑप्शन होते हैं, एक तो सही होगा ही 1/4। तो आपने 7 क्वेश्चन सही कर दिए, 21 क्वेश्चन गलत कर दिए। सही के मार्क्स मिले 7 मार्क्स और गलत के कटे 5.25 मार्क्स। तो सही में से जब रॉन्ग वाले घटाएंगे तो 1.75 मार्क्स आपके और मिल गए। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इन 28 क्वेश्चंस की। 72 में से 72 तो अलग हैं, वो तो आपको मिल ही गए थे। जो बचे हुए 28 क्वेश्चंस थे, अगर आप उसमें रैंडमली भी कुछ भी मार्क कर दिया ना, तब भी आपके 1.75 मार्क्स तो मिलेंगे ही। ये बिल्कुल बेसिक मैथ है। ये मैं कह रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके 7 से ज्यादा ठीक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है 7 से 1-2 कम ठीक हो जाए। ये मैं बिल्कुल बेसिक बात करूंगा, आपको कुछ नहीं पता, तब भी आपके मार्क्स ऐड होंगे। यानी उस बंदे ने अगर वो 72 क्वेश्चंस करने के बाद रैंडमली कुछ भी लगा देता सभी ऑप्शनों में, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि उसके 1.75 मार्क्स ऐड हो जाते और 73.75 मार्क्स तो उसके डायरेक्टली हो जाते। तो जो भी आपको बोले कि नहीं कोई ऑप्शंस पे ऐसे रैंडमली टिक मत किया करो, वो बिल्कुल गलत है। उसको बंदे को ये वीडियो दिखाना और ये बेसिक मैथ समझाना उसको कि गलत कैसे है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे प्रूव किया है कि बंदे के 1.75 मार्क्स तो इंक्रीज उसको मिलेंगे ही, एक्स्ट्रा गारंटीड है ये तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो अब ये रियली एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूँ असली में क्या होता है। पिछले वाला भी रियल प्रैक्टिकल सिचुएशन थी, पर ये वाला देखो नॉर्मली क्या है। मान के चलो कोई बंदा है, उसको 100 में से 60 क्वेश्चन आते थे, 60 उसने अटेम्प्ट कर दिए तो उसके 60 मार्क्स आ गए, 40 उसको आते नहीं थे। उसको लग रहा है कि नहीं यार, कुछ को बचे हुए जो 40 क्वेश्चन है ना, इसमें मैं बेसिक प्रोबेबिलिटी मान रहा हूँ ये भी कि उसको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, मान के लो 13 मान रहा हूँ मैं, 13 लगा लो कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें उसको कुछ ही नहीं पता। नहीं भाई मुझे तो, मैंने तो कभी देखे भी नहीं। तो उसको 0 यहां पे एलिमिनेट कर सकता है, यानी 4 ऑप्शंस में से वो एक को भी नहीं एलिमिनेट कर सकता। यानी उसको ये नहीं लग सकता कि हाँ यार ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब मान के चलो 13 क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जिसमें वो सोच रहा होगा कि यार इसमें तो मैं एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूं, एक ऑप्शन को तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूं कि हाँ यार इन 4 में से एक तो होगा नहीं। और मान के चलो इतने ही क्वेश्चन, लगभग 13 या 14 क्वेश्चन में ऐसे होगा कि उसको लग रहा होगा 2 ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर सकता हूं, लेकिन बाकी के 2 का नहीं पता लग रहा। पर रियल लाइफ में तो यही होगा, ठीक है। जिसमें 3 एलिमिनेट हो गए वो तो ये 60 मार्क्स ही हो गए ना, वो 60 क्वेश्चन तो आपने डायरेक्ट कर दिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टच भी नहीं किए होंगे, कभी जिंदगी में आपने पहली बार सुने होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिसमें आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो कि यार ये एक नहीं हो सकता लेकिन 3 हो सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। तो मैं एवरेज मान लेता हूं कि 40 क्वेश्चनों की, जैसे जिसमें 0 वो है एलिमिनेट, जिसमें 2 एलिमिनेट है, जिसमें 1 है, तो इनकी एवरेज में 1 वाला मान लेता हूं कि हाँ मैं 2 मिनट के लिए मान के चल रहा हूं कि 40 में से एक ऑप्शन तो ऐसा होगा जिसको हम एलिमिनेट कर सकें सभी क्वेश्चंस में। कुछ में 0 और 2 भी होंगे लेकिन एवरेज मान रहा हूं, तीनों की एवरेज एक ही आएगी ना। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि 40 क्वेश्चन है, ये रियल लाइफ में हमारे साथ ऐसा ही होता है। अब ये 40 क्वेश्चंस थे, इसमें से हम एक को तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं जो हमने तीनों की एवरेज मानी। तो 40 में से जो 40 की प्रोबेबिलिटी होगी एक क्वेश्चन को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 33% की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, हमने पहले भी सीखा था। तो 33% के हिसाब से 40 का 33% मान के चलो 13 क्वेश्चन उसके सही होंगे और 27 उसके रॉन्ग होंगे। सही के मार्क्स मिलेंगे 13, रॉन्ग के मार्क्स डिडक्ट होंगे 6.75। तो इसको माइनस करने के बाद नेट मार्क्स इंक्रीज हो गए 6.25। यानी कि जिस बंदे के 60 मार्क्स थे वही बंदा अगर वो 40 के 40 ऑप्शंस को छोड़ रहा था कि नहीं छोड़ दिया और नहीं अब अटेम्प्ट नहीं करने, नहीं तो मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग से। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। देखो मैथ है ये बेसिक, आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे 6.25, यानी उस बंदे के 60 मार्क्स से 66.25 मार्क्स हो गए। और आपको भी पता है एक मार्क्स पे सैकड़ों बंदे, हजारों बंदे भी आ जाते हैं। बहुत, अगर कोई एग्जाम ऐसा हो जिसमें बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, यानी कि 6.25 मार्क्स में तो बहुत बच्चे आ जाएंगे, आप लिस्ट से भी आउट हो जाओगे। अगर आपने वो वाला लोगों का सोच के रखा नहीं, जो क्वेश्चंस नहीं आते वो अटेम्प्ट नहीं करने, और तो देख लो आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए। और मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया कि अगर मान के चलो आपको वो भी है जो अभी हमने बात की थी कि आपको एक भी ऑप्शन क्वेश्चन नहीं आता, आपको पता ही नहीं, आप एक भी एलिमिनेट ना कर पाओ, तब भी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे अगर आप ऐसे ही रैंडमली किसी पे भी टिक कर दोगे। तो ये बिल्कुल बेसिक मैथ है, मतलब बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है यार ये तो, कि हाँ आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। आप घर पे भी अपने अप्लाई करके देख लेना, ये तो सामने मैंने दिखाई दिया आपको। इतना तो आप भी मानते हो कि 4 ऑप्शंस को मैं टिक करूंगा, 4 क्वेश्चंस को, एक तो उसमें से सही होगा ही,
ऑब्वियस सी बात है, दो भी सही हो सकते हैं और होने को एक भी ना हो, पर प्रोबेबिलिटी मान रहा हूं मैं। और प्रैक्टिकल तो यही रहता है कि आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी क्वेश्चंस में हाँ यार ये एक ऑप्शन नहीं लग रहा, तीन हो सकते हैं, तो उससे तो आपके मार्क्स इंक्रीज ही होंगे, ये तो मैंने मिनिमम बताया है। तो ये हमारा ट्रिक थी। अब कुछ कंडीशंस और हैं कि ये कब लागू होता है। जो ये हमने रूल बताया, ट्रिक बताई, ये तब लागू होता है जब जो नेगेटिव मार्क्स है वो 1/4 हो, एसएससी की तरह। जैसे एसएससी में क्या होगा कि सही क्वेश्चन के मिलेंगे आपको 2 मार्क्स और रॉन्ग के डिडक्ट होंगे 0.5, तो ये 1/4 हो गया ना। तो ये उन क्वेश्चंस में ही लागू होगा, अदरवाइज तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी ना, फिर वो 25% वाली रहेगी नहीं, 25% तो यहाँ पे है। और नॉर्मली मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं और आपने भी दिए होंगे एग्जाम, नॉर्मली सभी पेपर्स में ये रहता है कि सही के 2 मार्क्स मिलेंगे और रोंग के 0.5 डिडक्ट होंगे, या फिर सही का 1 मार्क्स मिलेगा और रोंग के 0.25 डिडक्ट होंगे, यानी 1/4 ही रहता है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो 99% एग्जाम में यही होता है, एसएससी में भी यही होता है। बट यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। यूपीएससी में 1/3 मार्क्स का रॉन्ग आंसर के डिडक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सही क्वेश्चन के 1 मिलेंगे और अगर कोई गलत हुआ तो 1/3 उसका डिडक्ट होगा। 1/3 यानी 0.33 मार्क्स। यहाँ पे 0.25 डिडक्ट हो रहे थे, यानी यूपीएससी में ज़्यादा डिडक्ट होते हैं, तो वहाँ पे ये यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा पूरा हो जाएगा। जैसे अगर आपके 90 क्वेश्चंस का पेपर है, आपको कुछ नहीं आता, 90 में से कुछ नहीं आता, तो अगर आप उसमें क्या नाम है, अगर आपको पेपर देने जाओगे, मान के चलो 4 ऑप्शन है, तो आपके जो सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% है और रोंग होने की प्रोबेबिलिटी 75% है। ये तो वही है ना, 4 ही ऑप्शन है, बट सही का मार्क्स एक ही मिल रहा है, तो 25 हो गए। और जो रोंग हुए हैं उनका डिडक्ट होंगे 1/3, यानी कि 25, यानी यहाँ पे आपके टोटल 0 मार्क्स आएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता, आप नेगेटिव में भी नहीं जाओगे, पर यहाँ पे 0 आएंगे। तो जिन पेपर्स में 1/3 मार्क्स का रोंग वो होता रहता है कि 1/3 डिडक्ट होंगे, ऐसा नॉर्मली यूपीएससी में रहता है, बाकी नहीं रहता। तो ये तो मैथ है, आपको समझ आ गया होगा। और ऐसे क्वेश्चंस में भी नहीं अप्लाई होगा जहां 5 ऑप्शंस होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वहां प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। 5 ऑप्शन होंगे, अभी कुछ कुछ जैसे बैंक में होता है 5 ऑप्शंस, और किसी स्टेट एग्जाम में भी ऐसा हो गया है। एचएसएससी भी अब कंडक्ट करने लग गया है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वहां पे भी 5 ऑप्शंस होते हैं, और भी कुछ स्टेट्स में है। पर नॉर्मली 99% आप कोई भी एग्जाम दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं कभी एग्जाम आपने फिल कर रखो, 4 ऑप्शन आएंगे और 1/4 ही डिडक्शन होगा रॉन्ग आंसर के लिए। सो आपको पता लग गया किन पेपर्स में ये ट्रिक यूज होगी, किन में यूज नहीं होगी। अब अब आप कहेंगे कि ठीक है, मैंने बताया था कि बट ये ट्रिक यूपीएससी और ऐसे क्वेश्चंस जिसमें 5 ऑप्शंस आते हैं उनमें भी तब लागू हो जाएगी अगर आप एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर पाओ, तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी फिर एकदम चेंज हो जाएगी। जैसे यूपीएससी में मैंने बताया अभी आपको कि 1 मार्क्स मिलेगा सही होने के लिए और रॉन्ग के लिए 1/3 डिडक्ट होंगे, और प्रोबेबिलिटी तब सेम थी कि अगर आपको ऑप्शन आता ही नहीं तो सही होने की 25% और रॉन्ग होने की 75%। लेकिन अगर आपने एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया तो आपकी फिर सही होने की ना 33% हो जाएगी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, और रॉन्ग होने की वही 67%। तो आपके यहाँ मार्क्स फिर इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको इन एग्जाम्स को छोड़ के जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं और 1/4 की डिडक्शन होती है, कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी का या ऐसा कोई एग्जाम जिसमें 5 ऑप्शन है, या बैंक का भी दे रहे हो, अगर आप एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर पाओगे ना, तब ये ट्रिक यूज हो जाएगी। तब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना, बेशक आप यूपीएससी का एग्जाम दो या कोई भी एग्जाम दो। अगर आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करना है, क्योंकि ओवरऑल आपके मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। आप किसी भी ऑप्शन को टिक कर दें, तो लेकिन किस ऑप्शन को टिक करें, अगर उसके लिए भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए तो मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। रैंडमली करोगे तो मैंने बता दिया मार्क्स तो तब भी इंक्रीज होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, अगर हमें थोड़ा सा और कुछ बेनिफिशियल मिल जाए, तो आसानी हो जाएगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तब भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पता लग जाए, तो मैं आपको बताता हूं आगे। अब यहां पे क्या है कि जैसे कोई ऑप्शन है, जिस ऑप्शन में ना एब्सोल्यूट टर्म यूज हो रखी हो, जैसे 4 ऑप्शन है, तो उसमें अगर कोई एब्सोल्यूट टर्म है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जैसे 100% ये काम होगा ही होगा, नहीं ये काम बिल्कुल नहीं होगा, ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी भी नहीं, ऐसे ऑप्शंस को कभी भी मार्क नहीं करते अनलेस आपको 100% पता हो कि ऑप्शन सही है। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको कुछ नहीं पता चारों में से, ऐसे ऑप्शन को तो बिल्कुल भी टच मत करना जिसमें ऐसी टर्म आ जाए, हाँ यह काम हमेशा होगा, नहीं ये ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी ऐसे ऐसे वर्ड ही कहीं पे भी दिख जाए, ऑलवेज और नेवर। ठीक है, आगे। अब कभी भी ऐसे पैटर्न मत बनाना, ये पैटर्न है,
कभी भी ऐसे पैटर्न मत बनाना कि ए बी सी डी, डी सी बी ए बी सी डी अगेन। कभी ऑप्शंस में ऐसे लाइन में कि 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन चल रहे हैं, ए बी सी डी बन रहा है, बी, ऐसे पैटर्न कभी मत बनाना, ये नहीं चलता कभी भी। ठीक है, ये बाकी के पैटर्न टाइप हैं, जैसे ये रीजनिंग में आते हैं क्वेश्चन, ये पैटर्न ये कभी आंसर शीट में मत कर देना है। अब एक और ट्रिक, बहुत सारे ऑप्शंस आपने देखे होंगे, कुछ में तो ऑल ऑफ द अबव लिखा होता है, ये नॉर्मली फोर्थ ऑप्शन होता है जो लास्ट ऑप्शन होता है, या फिर नन ऑफ द अबव जो भी ऊपर के 3 ऑप्शंस के बाद होते हैं। तो ऐसा बहुत सारे रिसर्च के बाद ऐसा पाया गया है कि जो ऑल ऑफ द अबव होता है ना, 34% चांस होते हैं कि वो सही होगा, और नन ऑफ द अबव के लिए 21% होते हैं, यानी वही प्रोबेबिलिटी 25% थी ना किसी भी ऑप्शंस के सही या गलत होने की, सही होने की 25% है, गलत होने की 75 है, तो ये प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है। यानी कि आपको अगर कभी किसी कोई ऑप्शन ना आता हो किसी भी क्वेश्चन में, या 2 ऑप्शंस में आप थोड़ा डाउटफुल हो कि यार ये वाला होगा जो भी दूसरा ऑप्शन है, या फिर ये वाला होगा जिसमें ऑल ऑफ द अबव है, तो आप इसको टिक करना, इसके ज़्यादा चांस है सही होने के। ये बहुत सारे एग्जाम्स के बाद, स्टडी के बाद निकला है ये कि नॉर्मली इन ऑप्शंस की प्रोबेबिलिटी ये है सही और गलत होने की। ये मैंने नहीं निकाली, ये मैंने बहुत सारी लोगों के व्यूज़ देखे हैं, और क्या नाम है, रिसर्च हुई है, उसके बाद ये पब्लिक हुआ है, या आप यूट्यूब उस पर गूगल पे भी सर्च कर सकते हो बेशक। और नन ऑफ द अबव की 21%, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, ये नन ऑफ द अबव तो मेरे को 21% से भी कम लगता है। ये बहुत ही बार होता है कि नन ऑफ द अबव ऑप्शन सही होता है ऊपर वाले ऑप्शंस में से, बट यहाँ पे 25% से कम है, तो इसको तो आप मतलब ट्राई करना कि ये ऑप्शन टिक मत करना, अनलेस आपको पक्का पता हो कि हाँ यही ऑप्शन सही है, फिर तो यही करना पड़ेगा। और ये इसको आप हमेशा टिक करना, ऑल ऑफ द अबव को 4 में से, अगर आपको चारों में से पता ना हो कि कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको ये भी ना मिले, ये भी ना मिले, और वैसे रैंडमली क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने बताया था, 4 ऑप्शन है, आपको कुछ नहीं पता क्या आंसर सही होगा, तो नॉर्मली आप बी को टिक कर सकते हो। ये कोई ऐसे रूल नहीं है, क्या नाम है, कि बी ज़्यादा सही होते हैं, बट फिर भी बहुत जगह ऐसे क्या नाम है लोगों के व्यूज़ हैं कि बी और सी के ना सही होने के ज़्यादा चांस हैं, तो आप बी या सी में से किसी एक को कर देना, जो भी आपको सही लगे। बी करोगे तो ठीक है, कुछ नहीं पता आपको, मैंने आपको बता तो दिया ही है कि आप कोई भी ऑप्शन टिक करोगे अगर, आपके मार्क्स तो इंक्रीज होंगे ही होंगे, तो उसमें भी बी के थोड़ा ज़्यादा चांस है। सो ये हमारी वीडियो का एंड है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये मेरा नया चैनल है, मतलब वही चैनल है जो मैंने अभी शुरू किया है, ये आज मेरी तीसरी वीडियो थी, पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया, आज 10 दिन में इसके 823 व्यूज़ हैं पहली वीडियो के, तो लोगों ने बोला नेक्स्ट वीडियो बनाओ। मुझे अगर आप मुझे अच्छा लगा आपको मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं आगे भी वीडियो लेके आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ मैं 2 टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ जिसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न है और बहुत ईजी तरीके से समझा सकता हूँ मैं। एक तो इंग्लिश वोकेबलरी, वो मैं नेक्स्ट उसमें बताऊँगा। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा नहीं यार ये तो बहुत बोरिंग टॉपिक है, मैं अच्छे से समझाऊँगा, लेकिन आप मानोगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत का मतलब बहुत, आधी से ज़्यादा इंग्लिश यही ले जाएगा टॉपिक। और क्या नाम है, चलो मैं बाद में बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरी आएगी कि इसका कितना बड़ा आप इस टॉपिक से पेपर निकाल दोगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा प्रूव करके कैसे, जैसे इस वीडियो में प्रूव किया है ना, बताऊंगा इस टॉपिक से। और करंट अफेयर्स का भी लेके आऊंगा, ये भी अच्छा टॉपिक है, मतलब इन सब को मैं ट्रिक्स और फोटोज़ के साथ अच्छे से समझाऊंगा जितना मैं समझा सकता हूँ। इस वीडियो में इतनी फोटो मैंने यूज़ नहीं की हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल समझाने का था। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसको क्या नाम है ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं पीडीएफ्स और जो भी डेली की मेरी वीडियोस रहती हैं, जो भी अभी तो मैंने 3rd वीडियो बनाई है ये, तो जो भी मैं लाऊंगा इसमें लाऊंगा ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जो मेरा चैनल है इस नाम से है और ये फोटो लगी हुई है। आप प्लीज़ इसको शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके कुछ ऐसी बातें बताऊँ जो एग्जाम से रिलेटेड है, जिसमें ट्रिक से आपका इंक्रीज हो, और अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा बिल्कुल ट्रिक के साथ अच्छे से, ताकि आपको समझ आ जाए। कंटेंट तो आपको हर जगह मिल जाएगा, मैं ट्राई करूँगा आपको ट्रिक से समझाने की, ताकि थोड़ा ईजी हो जाए आपके लिए समझना किसी भी चीज़ को। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।